नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बुडापेस्ट मेमोरेंडम के बारे में। बुडापेस्ट मेमोरेंडम जो कि एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके थ्रू यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग दिया और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रशिया को सौंप दिया। तो ये किस तरीके का एग्रीमेंट था जिसमें रूस का सबसे बड़ा दुश्मन यूएस और ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को इस चीज के लिए कन्विंस किया कि आप अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को रशिया को सौंप दो। तो इस एग्रीमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे और आज के समय ये एग्रीमेंट बहुत ज्यादा चर्चा में है। यूक्रेन इस समझौते पे साइन करके आज के समय पछता रहा है। और ये समझौता चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि आज के समय ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन और रशिया के बीच में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें रशियन फोर्सेस अग्रेसर के तौर पे आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पे इसके ईस्टर्न पार्ट को दो देशों में इन्होंने ऑलरेडी तोड़ दिया है, जिसमें लुहांस्क रिपब्लिक और डोनेट्स्क रिपब्लिक बन चुके हैं। 2014 में इन्होंने क्रीमिया को नेक्स्ट कर लिया था और आज के समय राजधानी कीव तक यहाँ पे सेना रूस की पहुंच चुकी है। हालांकि यहाँ पे यूक्रेन की जो आर्मी है वो उसका डट के मुकाबला कर रही है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो यूक्रेन की फोर्स है वो रशियन फोर्सेस के सामने नहीं टिक सकती क्योंकि वो रशियन फोर्सेस बहुत पावरफुल है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आज के समय यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो क्या रूस की इतनी हिम्मत होती कि वो उसके देश के ऊपर इन्वेजन कर दे और यूक्रेन की राजधानी तक अपनी सेना को भेज दे? तो आप कहेंगे शायद नहीं। तो इसी चीज का ये समझौता है और आज के समय इस समझौते पे साइन करने की वजह से यूक्रेन कहीं ना कहीं पछता रहा है। क्या है ये बुडापेस्ट मेमोरेंडम? ये एक सिक्योरिटी एश्योरेंस था जो कि दिया था ब्रिटेन, रूस और अमेरिका ने यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान को। और एक समझौता हुआ था, OSCE की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये OSCE क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा। ये मीटिंग हुई थी बुडापेस्ट में जो कि हंगरी की राजधानी है। 5 दिसंबर 1994 को ये मीटिंग हुई और इसमें यह कहा गया कि बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन जो हैं वो NPT ट्रीटी के ऊपर साइन करें। NPT ट्रीटी को भी मैं आगे बताऊंगा आपको क्या है कि ये बेसिकली ऐसी ट्रीटी है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी को आपको हथियारों में तब्दील ना करके उसका पॉजिटिव यूज करना है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर आप बनाइए लेकिन आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाइए। तो इन देशों ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन किया था और यहाँ पे यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान ने, जिनके पास बहुत सारे उस समय के न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो सारे के सारे रूस को सौंप दिए थे। इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ से आए, क्यों थे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उस समय यूक्रेन जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री था और यहाँ पे यूक्रेन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देश है और बुडापेस्ट यहाँ पे है, हंगरी की राजधानी है। यहीं पे ये साइन हुआ था पूरा का पूरा जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी और यहीं पे ये मेमोरेंडम साइन हुआ था। अब आप देखते हैं कि पूरे के पूरे बैकग्राउंड को समझने के लिए आपको इस मैप को समझना पड़ेगा। और कोल्ड वॉर की मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में पढ़ाया था कि कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर कैसे हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो बड़े संगठन थे USA और USSR, दोनों आपस में लड़ रहे थे। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा था कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। तो यहाँ पे था USSR जो है जिसको सोवियत यूनियन कहा जाता था और इधर आपको दिख रहा है यूएसए के जो अलाइज कंट्रीज हैं वो नाटो तो हैं ही, साथ में और भी अलग अलग देश जो थे वो यूएसए को सपोर्ट करते थे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा यूएसए के समर्थन में आपको दिखेगा, रशिया के विरोध में दिखेगा, लेकिन नाटो का मेंबर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे देश भी थे जो कि किसी के समर्थन में नहीं थे, जैसे कि भारत, जिनको कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री या फिर नाम कंट्रीज, जिन्होंने नाम मूवमेंट को साइन कर रखा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को साइन कर रखा था। इधर USSR और इसके जो सैटेलाइट स्टेट्स थे वो थे, जिसमें हंगरी भी था एक समय, रोमानिया भी था, आज के समय नहीं है। तो उसके बाद आप जानते हैं कि 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कोल्ड वॉर भी समाप्त हो गया। कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान क्या हो रहा था? कोल्ड वॉर के दौरान क्या है, मैं आपको USSR का मैप दिखाता हूं। USSR में उस समय आप जानते हैं कि ये सारे के सारे देश थे, यूक्रेन भी था, मोल्डोवा भी था, लिथुनिया, बेलारूस, और ये सारे के सारे देश जो हैं, ये 15 देश थे, ये मिलके USSR बनाते थे। तो यूक्रेन जो है, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पे पड़ता है USSR के, और ये एक ऐसी लोकेशन पे था, ऐसी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे था कि अगर कभी कोई हॉट वॉर हो जाता है, हीट वॉर हो जाता है इन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो इसी देश से सबसे पहले हमें अटैक करना है। तो यूक्रेन के अंदर इन्होंने, USSR ने सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया और यहां पे दुनिया के तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे। और उस समय की अगर आप स्थिति देखें तो रशिया, यानी कि आज का रशिया और उस समय का USSR आप एक तरह से देख सकते हैं। हालांकि रशिया जो है वो कोई USSR पूरा नहीं है, 15 देश टूटे, लेकिन एक
मोटे मोटे तौर पे आप ये देख सकते हैं कि रशिया जो है वो सोवियत यूनियन का सक्सेसर स्टेट है, उसकी ही फुटप्रिंट पे चल रहा है। तो उस समय सोवियत यूनियन के पास लगभग 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। यहाँ पे दूसरे नंबर पे 5500 के आसपास यूनाइटेड स्टेट्स के पास थे। ये एक रफ आंकड़ा है, कोई भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं बताता। आज के समय की स्थिति देखें, 2022 की स्थिति है ये रशिया के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये सारे के सारे सोवियत यूनियन से ही इनको मिले हैं। उसके बाद इंडिया के पास आज के समय देखिए 160 हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान के पास भी 160-65 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इजराइल के पास हैं, इजराइल कभी भी मानता नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उसके पास हैं, ऐसा माना जाता है। ये सारे के सारे देश हैं, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है। इन्हीं देशों के पास आज के समय न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो ये बात है। अब बात करते हैं OSCE, जिसकी बात मैंने कहा था आपको कि इसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन द यूरोप के अंदर एक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन ग्रुप है। ये दुनिया का दूसरा, वैसे देखें तो रीजनल सिक्योरिटी के हिसाब से दुनिया का लार्जेस्ट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन में भी ऑब्जर्वर का स्टेटस रखता है। इनका मैंडेट क्या है कि हमें आर्म्स को कंट्रोल करना है, जो भी हथियार हैं उनको कंट्रोल करना है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोशन करना है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को हमें प्रमोट करना है, फ्री और फेयर इलेक्शंस को प्रमोट करना है। इसका सेक्रेटरीट जो है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो इस OSCE की मीटिंग हुई थी। उसके बाद हम करते हैं NPT ट्रीटी। क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी है ये। इस ट्रीटी को भारत ने कभी साइन नहीं किया, लेकिन उस समय कोल्ड वॉर के एरा के खत्म होने के बाद ये जो न्यूक्लियर वेपन पावर कंट्रीज थे, स्पेशली जो UNSC के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये दुनिया भर के देशों के ऊपर ये दबाव डाल रहे थे कि हम तो देखो न्यूक्लियर पावर वेपन कंट्री बन गए हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देश जो हैं उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, वो उसको एकदम समझदारी से यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रीटी लेके आई गई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हालांकि ये एक पॉजिटिव स्टेप ही था कि दुनिया को न्यूक्लियर एज की तरफ ना धकेला जाए, लेकिन इन देशों ने जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज बन चुके थे, इन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्म्स को कभी नहीं त्यागा। तो ये जो ट्रीटी है, इसलिए बहुत सारे देशों ने इसको नहीं त्यागा। और इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करना है, इनको स्प्रेड नहीं करना है, ज़्यादा हथियार नहीं बनाने हैं, वेपन टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं करना है, पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए, इसी के लिए हमें कदमों को आगे बढ़ाना है। तो 1965 से 1968 के बीच में ये ट्रीटी जो है, इसमें निगोशिएशन हुए और 18 देशों ने इसको ज्वाइन किया। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा आप जानते होंगे। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसको भी साइन करवाया गया इसी बुडापेस्ट एग्रीमेंट में। NPT के बारे में मैं आपको सेपरेटली भी बताऊंगा किसी दिन की ये पूरी ट्रीटी कैसे इसको बनाया गया और कौन कौन से देशों ने इसको सेपरेटली ज्वाइन किया है। अब क्या होता है, 1991 से पहले जब USSR का विघटन हुआ था, उस समय इस एरिया में यूक्रेन जो है, ये दुनिया का तीसरा सबसे न्यूक्लियर पावर वेपन कंट्री हुआ करता था। इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, मिसाइल्स थी, लेकिन इनके पास ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं था। अब ऑपरेशन कंट्रोल कैसे होता है? आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियर वेपन जो होता है, वो मिसाइल ऑपरेट होती है, उसके कुछ कोड्स होते हैं, और वो पूरा का पूरा जो तरीका है, उसमें सिर्फ आपको मिसाइल नहीं चाहिए कि एक बटन दबाया और वो मिसाइल चली गई और किसी देश पे हिट कर दिया। नहीं, एक पूरी की पूरा कोड होता है। वो कोड जो है वो रशिया के पास थे, और ये पूरा का पूरा जो असला था वो यूक्रेन के पास था। अब ऐसा नहीं है कि यूक्रेन अगर वो हथियार नहीं देता तो वो उसको चला पाता, और हो सकता है इस एक्सेस तक पहुंच जाता और कुछ हथियार अपने पास रख लेता, कुछ हथियार रूस को दे देता, ऐसा भी कर सकता था। लेकिन इन्होंने पूरे के पूरे हथियार ही यहाँ पे रूस को दिए हैं। तो ये बात है। अब मैंने फिर से आपको मैं बता देता हूं कि स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट था ये। तो जो पोलैंड, रोमानिया, स्लोवानिया, ये हंगरी वाले देश हैं, ये USSR के सपोर्टर थे, लेकिन यहाँ रोमानिया के पास ही तो पड़ता है यूक्रेन में अपने हथियारों को इन्होंने डिप्लॉय किया था। और क्योंकि वेस्ट के लिए ये खतरा बना हुआ था और यहाँ पे आयरन कर्टेन बना हुआ था, आप जानते हैं कि एक ऐसा लोहे का पर्दा जो कि इनविजिबल तो है, लेकिन जो कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को सेपरेट करता है, जो कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीचों बीच से जाता था। यहाँ वाले, इधर वाले देश जो हैं वो कैपिटलिस्ट थे, और इधर वाले देश जो हैं वो कम्युनिस्ट थे, जिनका लीडर सोवियत यूनियन था। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हथियारों को डिप्लॉय कर रखा था। अब क्या होता है, ये मेमोरेंडम होता है, और यहाँ पे 176 मिसाइल हुआ करती थी उस समय यूक्रेन के पास, 1272 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हुआ करते थे उस समय, और 2500 से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर्स इनके
पास हुआ करते थे। तो सोचिए कि एज ए मिलिट्री पावर ये बहुत पावरफुल कंट्री था, और न्यूक्लियर एज के दौर में जब सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये इसके पास इतने थे। तो क्या होता है 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन होता है, उसके बाद एक ट्रीटी होती है स्टार्ट वन। यूएसएसआर के टाइम पे ही ये ट्रीटी हुई थी। उस समय जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे मिखाइल गोर्बाचेव, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं क्लिंटन के सामने ये ट्रीटी हुई थी। और ये ट्रीटी उस समय सीनियर बुश हुआ करते थे, उसके बाद क्लिंटन आए थे। उसके बाद क्या होता है, यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस और इन देशों को कन्विंस किया जाता है कि आप ये ट्रीटी साइन करो। इस हिस्ट्री को हम पूरा का पूरा समझते हैं। तो इन देशों को जब तो ये जब न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे ये कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन से हैं? वो सारे के सारे देश जो यूएसएसआर से निकले हैं उनको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहा जाता था, रशिया वाले। एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं वो देशों को भी कहा जाता है ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कि यूनाइटेड किंगडम के गुलाम रहे हैं किसी ना किसी टाइम पे, उनकी कॉलोनीज रहे हैं, वो अलग कॉमनवेल्थ है, ये अलग है। तो बेलारूस जो है इनके पास मोबाइल मिसाइल लॉन्चर हुआ करते थे। कजाकिस्तान के पास भी कुछ यहाँ पे मिसाइल और वॉरहेड्स हुआ करते थे। इनको सारे के सारे रशिया को त्यागने थे। बेलारूस और कजाकिस्तान तो शुरू में ही तैयार हो गए थे कि वो अपने वॉरहेड्स को रशिया को त्याग देंगे, लेकिन यूक्रेन के अंदर यहाँ पे डिबेट चल रही थी, उनके अंदर पॉलिटिकल इंटरनल डिबेट चल रही थी कि हमें अपने हथियारों को त्यागना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसके लिए कन्विंस करना था इसको, और यूएस इसके लिए बीच में आया, रशिया था ही और यूनाइटेड किंगडम भी आया। उन्होंने मिलके यहाँ पे 1992 से लेकर 1994 के बीच में यहाँ पे यूक्रेन को कन्विंस किया है कि आप प्लीज अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग दीजिए। देखिए यूएस का क्या यहाँ पे मोटिव था? यूएस का बेसिकली मोटिव यही था कि भाई ये जो कंट्री है, देखिए हमारे सोवियत के साथ संबंध खराब है, और यहाँ पे एक और इंडिपेंडेंट कंट्री आ जाता है जो कि बाकी यूरोप के लिए खतरा पैदा कर देगा, और वो अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे तो ये आसपास के छोटे छोटे देशों को डरा के रखेगा। तो इसीलिए इसके न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हटाने का एक ही तरीका है कि कहीं ना कहीं रशिया को दिला दो ये हथियार, ताकि वो कहीं ना कहीं एक ही दुश्मन को पाले। हमें दो दो दुश्मन नहीं पालने यहाँ पे यूरोप में और यहाँ पे एशिया में। तो सोवियत यूनियन को जो उसका सक्सेसर स्टेट है उसको रूस माना गया, और रूस को ही सारे हथियार सौंपने की यहाँ पे बात करी। यही इनका मोटिव था। ऐसा नहीं है कि वो रूस को पावरफुल बनाना चाहते थे और यूक्रेन से उनकी कोई दुश्मनी थी, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली वो दो दुश्मन नहीं पालना चाहते थे, और ऐसा नहीं चाहते थे कि यूक्रेन जो कि यूरोप में एक बड़ा कंट्री माना जाता है वो एक और मेजर पावर के तौर पे उभरे और यहाँ पे और मेजर पावर ब्लॉक्स बने। तो लिस्बन प्रोटोकॉल साइन किया गया। लिस्बन प्रोटोकॉल स्टार्ट वन का ही हिस्सा था। स्टार्ट वन एक ट्रीटी थी जो कि स्टार्ट वन और स्टार्ट टू ये ट्रीटी हुई है यूएसएसआर और यूएस के बीच में, कि अपने जो आर्म्स हैं, अपने जो हथियार हैं उनको हम कम करेंगे, जितना हो सके उसको कम करेंगे। और इसमें ही इस प्रोटोकॉल में इन्होंने बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन को भी शामिल किया, और इनको कहा कि आप जल्दी से जल्दी एनपीटी ट्रीटी को साइन करो और अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको रशिया को सौंपो। लेकिन उस समय यूक्रेन की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बीच में एक वो चल रहा था, डिबेट चल रही थी कि हमें अपने हथियार त्यागने चाहिए कि नहीं। इन्होंने कहा कि कुछ अपने हथियारों को हम त्याग देंगे, जैसे RT-26 है, 23 है और रशियन बिल्ड वॉरहेड्स हैं, उनको हम त्याग देंगे, लेकिन सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को हम क्यों दें? हम अपने पास रखेंगे, हम भी एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, हम भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर नेशन बनेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको रियलाइज हो गया 1993 में आते आते कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं मैनेज कर पाएंगे, हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और आपको एक घटना याद होगी चेरनोबिल की, जो यूएसएसआर के टाइम पे हुई थी। मैं आपको वो सेपरेटली बताऊंगा। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो पूरी तरह से फेल कर गया था और बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई थी, उसके ऊपर एक सीरीज भी बनी थी। तो इनको इस चीज़ का डर था कि वो जो चेरनोबिल साइट है वो भी यूक्रेन में आती थी। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो इसके लिए इन्होंने फाइनली एक डिस्कशन पे आए और ये कन्विंस करने लगे। तो रशिया, यूएस, यूनाइटेड किंगडम और ये सारे के सारे देश जो हैं वो धीरे धीरे इनको एक एग्रीमेंट में कर रहे थे, लेकिन मेनली रशिया और जो यूएस हैं ये आए और यहाँ पे एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ यूक्रेन के साथ। और इन्होंने कहा कि भाई हम आपको फाइनेंशियल हेल्प देंगे और हम आपको एक वो देंगे, वादा करेंगे हम आपसे कि हम आपके ऊपर न तो कोई इन्वेजन होने देंगे, कल को आपके ऊपर कोई अटैक होगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, और इन न्यूक्लियर वॉर हेड्स को रशिया पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, जितना पैसा लगेगा वो भी हम आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स किए गए। उसके बाद यहाँ पे एक फर्म कमिटमेंट किया गया और फाइनली धीरे धीरे आने वाले समय में इन्होंने कहा कि 10 महीनों में हम सारे के सारे वॉर हेड्स को रिमूव कर लेंगे।
लेकिन 10 महीनों में तो नहीं हो पाया और आने वाले समय में एक लंबा समय लगा इस वॉरहेड्स को रशिया तक पहुंचाने में। 2004 तक ये न्यूक्लियर वेपन्स के जो सारे वॉरहेड्स हैं वो रशिया पहुंचे हैं। तो यहाँ पे बिल क्लिंटन, यहाँ पे उस समय के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति, ये इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैंने आपको बताया था यूएसएसआर के विघटन के टाइम बाद में ये बने थे। उसके बाद उस समय के क्रुश्चेव वो जो हैं उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया। उसके बाद 2008 तक ये पूरा का पूरा इन्होंने कंप्लीट कर पाए हैं, इस सिस्टम को डिलीवरी कर पाए हैं। और फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे $300 मिलियन की इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प यूएस ने इनको दी है कि अपने सारे के सारे रिडक्शन प्रोग्राम में इनको हेल्प करी है। और 310 मिलियन की 1994 में ही यूक्रेन को यहाँ पे हेल्प मिल गई थी। तो काफ़ी पैसा इनको मिला है इस चीज़ के लिए कि अपने हथियारों को आप त्याग दो। और उस समय यूक्रेन एक नया न्यू बॉर्न कंट्री था, क्योंकि वो यूएसएसआर से निकला था, उनको पैसे की जरूरत थी और उनको न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं थी। उनको उस समय लगा था कि देखो कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, अब हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, रशिया हमारा अलाइज है, रशिया हमारी मदद करेगा। और वेस्टर्न कंट्रीज जो कि एक समय पे यूएसएसआर के दुश्मन है, वो भी हमें एश्योरेंस दे रहे थे कि हम आप पे कभी अटैक नहीं होने देंगे और अटैक होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। तो हमारे लिए एक ये अच्छी सिचुएशन है। तो इस मेमोरेंडम में इन तीनों देशों को ही यहाँ पे कन्विंस कर लिया गया था और यहाँ पे कहा गया आपके इंडिपेंडेंट बॉर्डर और सॉवरेनिटी की हम हेल्प करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और कोई भी देश आपके ऊपर अगर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने की कोशिश करता है, एग्रेशन करता है, तो हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। लेकिन आज के समय आप देखिए कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन कर रखा है, फुल फ्लेज्ड अटैक कर रखा है। लेकिन ये जो मेमोरेंडम था, इसकी जो सारी की सारी शर्तें हैं वो तहस नहस हो रही है। ना तो यूएस मदद के लिए आ रहा है, ना यूके मदद के लिए आ रहा है, और रशिया तो खुद ही इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को। तो यूक्रेन इस चीज़ के लिए पछतावे में है कि हमने ये अगर साइन नहीं किया होता तो आज हमें किसी और के लिए मदद के लिए देखना नहीं पड़ता और हम एक ताकतवर कंट्री होते, ना कि एक कमज़ोर कंट्री के तौर पे दिखते और हम पे कोई अटैक नहीं कर पाता। और इसके जो मेमोरेंडम है इसका ब्रीच अभी से नहीं हुआ है कि आप ये सोचें कि 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है। ये पहली बार इस इन्वेजन किया है रशिया ने। इससे पहले भी इस पूरे मेमोरेंडम का ब्रीच हुआ है। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। ये है क्रीमिया, जो कि ब्लैक सी के अंदर आता है और एक बहुत ही स्ट्रेटजिकल लोकेशन है। यहाँ पे सेवास्टोपोल एक बहुत बड़ा पोर्ट है, जो कि वार्म वाटर के पास रशिया का एकमात्र पोर्ट है। तो रशिया इस एरिया को कंट्रोल करना चाहता था, पहले से करना चाहता था। 1991 में भी यूक्रेन को नहीं देना चाहता था, लेकिन यूक्रेन ने इसको ले लिया था। अब 2014 में क्या हुआ, इस एरिया में रशिया की फोर्सेज आई, धीरे धीरे करके वो यहाँ पे सिविलियंस की तरह रहने लग गए। और इस एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो भी बहुत सारे जो हैं वो रशियन एथनिसिटी के हैं। तो इनको यहाँ पे आने के बाद इन्होंने धीरे धीरे यूक्रेनियन फोर्सेस को और यूक्रेन के प्रो यूक्रेनियंस को यहाँ से निकालना शुरू किया और यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और धीरे धीरे करके 2014 के अब फरवरी से अप्रैल मार्च महीने के बीच में यहाँ पे क्रीमिया को यूक्रेन से पूरी तरह से अलग अलग कर दिया। और उसके बाद क्रीमिया में एक रेफरेंडम कराया गया, एक वोटिंग कराई गई और कहा गया, क्रीमिया के लोगों को पूछा गया कि भाई आप रशिया में मिलना चाहते हो कि यूक्रेन में मिलना चाहते हो। अब ये वोटिंग जो है वो कितनी फेयर थी इसका कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये मिलिट्री कंट्रोल एरिया था। और उसके बाद रशिया की तरफ वोटिंग हुई, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो रशिया में मिलना चाहते हैं और यूक्रेन से उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र चला गया, जो कि उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर एक हमला था। यूक्रेन ने काफ़ी अर्ज किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये भाई हमारे जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम है उसके आर्टिकल 1 का वॉल्यूशन है उसको वायलेट करता है। लेकिन फिर भी रशिया नहीं रुका, रशिया ने इसकी बात को इग्नोर किया और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए, लेकिन मिलिटरली कोई हेल्प नहीं करी। उसके अलावा कर्स्क स्ट्रेट इंसिडेंट भी हुआ था 2018 में। 2018 के नवंबर महीने में 25 नवंबर को एक बड़ी घटना होती है कि कर्स्क स्ट्रेट कहाँ है। कर्स्क स्ट्रेट यहाँ पे सेवास्टोपोल, ये जो क्रीमिया और रशियन फेडरेशन है इसके बीच में एक यहाँ पे जाती है स्ट्रेट। इस स्ट्रेट से यूक्रेन के जहाज गुजर रहे थे। यहाँ पे यूक्रेन के कुछ जहाज गुजर रहे थे, जो रशियन फेडरेशन सिक्योरिटी सर्विस है इसने इसके ऊपर फायर कर दिया नेवी वेसल्स पे, यूक्रेनियन वेसल्स पे, और इनके कुछ जहाज़ों को कैप्चर कर लिया। अब ये भी यूक्रेन के ऊपर अटैक था, एक तरह से यूक्रेन की मिलिट्री के ऊपर अटैक था और इसका भी दुनिया कुछ नहीं कर पाई। यूक्रेन के समर्थन में वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो पॉलिटिकली आए, डिप्लोमेटिक उन्होंने बात करी, उन्होंने रशिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन रशिया जो है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हुआ और वो अग्रेसर की तरह ही रहा। 2022 में आप सभी जानते हैं कि जेलेनेस्की जो हैं वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और पुतिन आप जानते हैं रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और इनके बीच में
अभी बातचीत चल रही है, लेकिन ये इन्वेजन हुआ है यूक्रेन का, और यूक्रेन के ऊपर जो रशिया की फोर्सेज हैं वो चढ़ाई करी। तो जेलेंस्की ने बार बार ये कहा है कि भाई आपने जितनी बात कही थी उस मेमोरेंडम में वो तो आपकी तहस नहस हो गई, आप तो इस मेमोरेंडम के खिलाफ चले गए, आपने हमसे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स भी छीन लिए और हमारी मदद भी नहीं कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं और रशिया हम पे अटैक कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह के भी भाषण दिए कि हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका पुतिन ने भी इस्तेमाल करने की कोशिश की इन भाषणों का और कहा कि यूक्रेन जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकता है, तो हमें खतरा है, हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। पूरा मामला क्या है इसके ऊपर तो मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखा है कि यूक्रेन का इन्वेजन रशिया ने क्यों किया है, उसके क्या मोटिव्स हैं और यूक्रेन क्या चाहता है। तो ये पूरा का पूरा मामला इस समय करंट सिचुएशन ये चल रही है। दूसरी तरफ बेलारूस जो कि रशिया का एक बहुत ही बड़ा मित्र देश है, और बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वो तो व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास मित्र हैं। इन्होंने एक और प्रपोजल यहाँ पे जारी कर दिया है कि हम जो एनपीटी ट्रीटी है उससे अब सेपरेट हटेंगे और हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को शुरू करेंगे, और इसके लिए रेफरेंडम करवाया, और माना जाता है कि लगभग 65% पॉपुलेशन ने इसका समर्थन किया है कि हमें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स रशिया से आएंगे, और ये एक यहाँ तक बात चल रही थी 1-2 साल पहले तो कि क्या बेलारूस आने वाले समय में रशिया में फिर से जुड़ जाएगा और उसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जैसे यूएसएसआर के टाइम पे था। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और ये रशिया के राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति बेलारूस के राष्ट्रपति शुरुआत से हैं, जब से बना है बेलारूस, तो वहाँ पे भी कोई डेमोक्रेटिक स्टेटस है नहीं, उस तरीके की स्थिति है, बार बार चुनाव में धांधली होती है, बार बार चुनाव वही व्यक्ति जीत जाता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। हाँ, और छोड़िए ये सब बातें, तो आने वाले वीडियोस में बात करेंगे बेलारूस के बारे में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।